और ये सोचा कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा अर्पण है, ये मेरा दायित्व है। उस दायित्व इस अर्पण को संभालते हुए जनता के साथ सदा जुड़े रहे। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आज पंजाब में आने पर उनका बहुत स्वागत करता हूँ। पंजाब में पहले भी वो आए हैं, परंतु यहाँ इस मंच से मैं उनका फिर से स्वागत करता हूँ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेश पंडित जी को। भारत भर की पत्रिकाओं में आपने इनके लेख देखे होंगे। सांस्कृतिक पर, सामाजिक प्रश्नों पर, किसी भी विषय पर इनका लेख हमें नए सिरे से नया विवेचन देता है। सुरेश पंडित जी भी कृपया मंच पर आसीन हों। हेतु भारद्वाज जी, जिनको आपने पहले सेशन में सुना, आजकल अक्सर पत्रिका का संपादक संभाल रहे हैं, कथाकार हैं और निरंतर सक्रिय जन आंदोलनों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं हेतु भारद्वाज से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी मंच पर आसीन हो। अरे यहाँ आइए ना। तो हम ये महसूस करते हैं कि एक आम आदमी यदि इस तंत्र में जाता है तो उसके साथ किस तरह का सलूक, किस तरह का व्यवहार होता है। इन उपन्यासों को पढ़कर लगता है कि आम आदमी अगर अब पहले तो अपनी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवा सकता, अन्याय, शोषण, सब कुछ उसे झेलना ही पड़ेगा। और बहुत से समझदार लोग भी उसको यही राय देते हैं कि तकलीफ उठा लो, कष्ट कर लो, उठा लो, पुलिस या कोर्ट में मत जाओ। हमारे सियाने भी हमें ये हिदायत किया करते थे कि घर बनाने की बात पर कहा करते थे, अगर किसी घर में कोई बीमार नहीं है, किसी घर में कोई मुकदमा नहीं है तो घर बन जाएगा। तो अगर किसी घर में कोई बीमार भी है और उस पर मुकदमा भी है, वो घर कभी नहीं बन सकता, तबाह हो जाए। तो इस उपन्यास में दोनों हमारे सामने हैं। गांधी ने बहुत खूबसूरत एक जगह कहा है, 100 साल पहले ही उनकी जो किताब है और आज बहुत चर्चा में है और होनी भी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की पत्रिकाओं में गांधी जी की उस किताब की चर्चा है। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो गरीबी है उसको उन्होंने 2 हिस्सों से जोड़ा है, एक वकीलों से और एक डॉक्टरों से। और बखूबी बहुत अच्छी बात उन्होंने गांधी जी ने तभी कही कि वकील कभी आपको इंसाफ नहीं दिलाते, वो आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपकी पेशियां करवाते रहते हैं, अपने पेशे को संपन्न बनाते रहते हैं, अपने पैसे बटोरते रहते हैं और कभी आपको इंसाफ नहीं दिलवाते। और डॉक्टरों के साथ भी उन्होंने ऐसे ही सिलसिला जोड़ा और ये सिलसिला 100 साल हो गए हमें उस किताब को आए हुए और आज तक हम इसके विकट रूपों को सामने देख रहे हैं। और इस उपन्यास में ये दोनों हैं। मैंने पिछले वर्ष में 2 महत्वपूर्ण उपन्यास पढ़े, गिरिराज किशोर जी का पहला गिरमिटिया और मित्र सेन मीत का राम राज्य। दोनों ही फलक में बड़े उपन्यास हैं। पहला गिरमिटिया लगभग 700 पृष्ठों का उपन्यास है, मित्र सेन मीत का उपन्यास उससे भी बड़ा है, लगभग 900 पृष्ठों का उपन्यास है टोटल में अगर तो। इन दो उस उपन्यास में गांधी जी की गांधी जब वो दक्षिण भारत में जाते हैं वहां से लेकर गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम तक के विवरण है। परंतु इस उपन्यास में देखता हूं कि जितने भी सवाल उठते हैं उन सवालों को लेकर हमें गांधी के पास जाना पड़ता है और गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि इस सवाल का क्या हाल है, इस सवाल का क्या है। और गांधी बड़े स्पष्ट ढंग से हमें हर सवाल का उत्तर देने को तैयार है। गांधी हमें कहते हैं कि यदि आपके मन में दुविधा हो, संकोच हो, कोई पीड़ा हो तो आप भारत के गरीब से गरीब आदमी के पास जाएं, आपका संकोच, आपकी दुविधा खत्म हो जाए। इस उपन्यास में जो गरीब है, जो मजलूम है, जो शोषित है, वो हमारे सामने है। हम उसके साथ अगर खड़े होते हैं तो पूरा परिदृश्य, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान हमारे सामने, पूरे फलक के साथ हमारे सामने खड़ा होता है। पहले सत्र में आपको साफ तौर पर बहुत से मित्रों ने बताया कि पूरे भारत में 2 तरह का विभाजन है, एक संपन्न वर्ग का, एक ऐसे वर्ग का जो पिस रहा है, दुख उठा रहा है, पीड़ा झेल रहा है और उसको सुविधाएं नहीं मिल रही। बहुत से मित्रों ने बताया आंकड़ों के हिसाब से कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी दुख और गरीबी में जी रही है, कितनी प्रतिशत आबादी संपन्न लोगों में है। 15-20% संपन्न लोग जो भारत के हैं उनके लिए सारी नीतियां की जाती हैं, कारपोरेट सेक्टर के हिसाब से सारा निजाम चलाया जाता है, पूरे का पूरा बजट कारपोरेट सेक्टर के अनुसार ही तैयार होता है। और रामचंद्र जोशी जी ने स्पष्ट आंकड़ों से बताया आपको कि पूरे सदन में कितने अरबपति हैं, कितने अपराधी हैं और ऐसे में एक जनजीवन के सामान्य जन को न्याय या उसके सपनों का हिंदुस्तान कैसे मिल सकता है, ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। पहले ही आरंभ करते हुए बीज वक्तव्य में विनोद शाही ने बहुत अच्छी बातें कही लोकतंत्र उपन्यास को जोड़ते हुए।
और सवाल किया कि जब लोकतंत्र ही हमें उपलब्ध नहीं है तो उपन्यास भी हमें पूरा कहां से उपलब्ध होगा। लोकतंत्र अगर हाशिए पे है, जनतंत्र हाशिए पे है, तो उपन्यास भी हाशिए पर ही होगा। इसी तरह उन्होंने अपनी बात को, संवाद को हिंदी के साथ जोड़ा। और मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जब हिंदी बोलने वाला अपमानित हो रहा है, हिंदी बोलने वाला धक्के खा रहा है, कष्ट उठा रहा है, तो उसकी बोलने वाली भाषा को सम्मान क्यों कर दिया जाए। इसीलिए अंग्रेजी बोलने को सम्मान दिया जाता है, अंग्रेजी में बात कहने वालों को सम्मान दिया जाता है। सभी रास्ते उनके लिए खुलते हैं, देश विदेश की सारी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध होती हैं, हिंदी बोलने वालों के लिए नहीं होती। तो हमारे सामने इतनी चुनौतियां खुलकर इस उपन्यास के माध्यम से आ रही हैं। हम जीवन के एक एक हिस्से को इस उपन्यास के माध्यम से जोड़ते जा रहे हैं और देखते हैं कि पूरे 60 वर्षों के जनतंत्र में जनता के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ और संपन्न वर्ग अपने रास्ते इख्तियार करता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर और अमीर होता चला गया, क्योंकि सरकार ने सदा उनके लिए रास्ते खुले रखे हैं, उनको सब कुछ दिया है। मिलान कुंदेरा ने एक जगह कहा था कि जीवन में हम अपने जीवन से बाहर नहीं कूद सकते, परंतु एक उपन्यास एक ऐसी विधा है जो आपको जीवन से बाहर ले जाती है और दूसरे तरह की जिंदगी जो दूसरे लोग जी रहे हैं, दूसरे लोग झेल रहे हैं, उस सब के बारे में आपको ज्ञान देती है। तो इस तरह से इन तीनों उपन्यासों के माध्यम से हम जो ज्ञान पाते हैं, जो स्थितियां हमारे सामने दी जाती हैं, एक मासूम बच्चे बंटी का कत्ल हो जाता है, पहले अपहरण होता है, फिर कत्ल हो जाता है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस में संतरी से लेकर पुलिस कप्तान तक, जजमेंट में एक बाहर खड़े आवाजें देने वाली अर्दली से लेकर जज तक और लोकतंत्र में बड़े से बड़ी शक्ति तक, मुख्यमंत्री तक, सभी के कारनामे उपन्यास के माध्यम से आपके सामने खुले हैं। और उसमें आप पाते हो कि बंटी की हत्या का सुराग ढूंढने के लिए जिसकी बहुत आवाज उठ रही है, सब लोग चिंतित हैं कि बंटी जैसे मासूम बच्चे का कत्ल हुआ है और उस कत्ल किसने किया, उसको, उस अपराधी को क्यों ना जेल तक पहुंचाया जाए, क्यों ना उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? कोई कोशिशें नहीं हो रही। पुलिस के जितने अधिकारी हैं वो आपस में एक दूसरे से या तो बदला ले रहे हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी को केस सौंपा जाता है, कभी किसी को केस सौंपा जाता है। फाइल कभी एक मेज से दूसरी मेज तक जा रही है, कभी एक मेज से दूसरी मेज तक जा रही है। और पूरे का मैं जब इस उपन्यास का पाठ कर रहा था तो ये पाठ करते हुए मैं यात्रा में था, देहरादून की यात्रा में, तो जगह जगह मीर साहब से मेरा फोन पे संवाद होता था। तो मीर साहब उससे पूछते कि पहला जो खंड आपने पढ़ा उससे आपने क्या जाना, दूसरा खंड जो पढ़ा उससे आपने क्या जाना। जब तीनों खंड मैंने पढ़ लिए, मैंने कहा कि मैंने ये जाना कि मैं पूरे नरक के रूबरू खड़ा हूं जिसमें से अंधेरा ही अंधेरा, कीच ही कीच मेरे सामने है और बाहर जाने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने इस वक्तव्य पर, जब इस पर मुझे पर्चा लिखना था, तब मैंने गौर किया। मैंने कहा मीर साहब को रास्ता इसमें दे रहे हैं मुझे, ये पूरा अंधकार नहीं है। मीर साहब हमारे अंधेरे दिलों में चिराग भी जला रहे हैं। चिराग किस तरह जला रहे हैं? बंटी के कत्ल को जनता स्वीकार नहीं कर रही, जनता पूरे के पूरे दुकानें बंद हो रही हैं। बंटी के कत्ल के लिए सब लोग जानना चाहते हैं कि किसने कत्ल किया। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कई दिनों तक लोग बैठे हुए हैं सांस रोके कि बंटी के कत्ल का पता चले। इसका मतलब लोग जागरूक हैं, संवेदनशील हैं, उनमें करुणा है और संवेदना है, जो एक इंसान होने के लिए, एक श्रेष्ठ इंसान होने के लिए, सभ्याचारक इंसान होने के लिए बहुत बड़ा गुण है। दूसरा, अपने मित्र से मीर शुरू से ही गुरशरण जी से प्रभावित रहे और गुरशरण जी का रोल पंजाब में आप जानते हो, ये बात आज मंच से उठनी चाहिए थी, उठी नहीं। गुरशरण जी का रोल आप जानते हैं, उन्होंने गांव जगह जगह जाकर नुक्कड़ नाटक किए, इमरजेंसी के दिनों में भी नुक्कड़ नाटक किए और लोगों को चेतना देने के लिए छोटी छोटी किताबें, पुस्तिकाएं, महत्वपूर्ण पुस्तिकाएं जारी की। उन्होंने बहुत कम लागत मूल्य पर लोगों में जारी किया और सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में उन्होंने पुस्तकें गाँवों में ले जाकर भेजी। और कहीं भी वे एक छकड़ा खड़ा करके, एक बैलगाड़ी खड़ी करके नाटक कर देते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। और वहां से उठ के आने के बाद लोग एक अपने प्रश्नों से जुड़ते हैं कि किस तरह से हम ये जो हमारे ऊपर गुलामी की पंजाली हमारे गर्दन पर धरा हुआ है, जुआ जो है, इसको कैसे उतार कर फेंके, इस सवाल से रूबरू होते हैं। मित्र साहब मीर ने जब लिखना शुरू किया तो गुरशरण सिंह जी से प्रभावित हुए और ये पंजाब की कलोच चेतना की धारा थी, एक जुझारू शक्ति की धारा थी, जिससे आरंभ में ही मित्र सिंह मीर जुड़ गए और इनके प्रश्न लगातार जन चेतना के साथ जुड़ते चले गए। और उन्होंने पहले कहानियां लिखी जो कि गुरशरण जी के माध्यम से ही एक पुस्तिका के रूप में हमारे सामने आई। फिर उन्होंने उपन्यास लिखे और हर उपन्यास के बाद
निरंतर इनकी शैली में, इनके लोक जीवन में और जीवन में इनकी परिभाषा में और जीवन को समझने में और लोगों के अनुभवों को जानने और उसको व्यक्त करने में निरंतर निखार आता चला गया। और राम राज्य के माध्यम से, और दोनों उपन्यासों के नाम बड़े सूझबूझ से उन्होंने रखे हैं। पहले का कौरव सभा के एक अंध धृतराष्ट्र अब कौरव सभा पर बैठा हुआ है और आपको न्याय दे रहा है। दूसरे में उन्होंने ये रखा कि राम राज्य की परिकल्पना हम लोग बहुत करते हैं। तुलसी जी ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में राम राज्य को कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का भुवने व्यापा। और राम राज्य की इतनी अच्छी चीजें उन्होंने बताई है तुलसीदास जी हैं, और जिसमें कि जनता को कोई कष्ट ना हो, जनता की कोई पीड़ा ना हो, राम उसके साथ खड़े हैं। और राम राज्य का नाम रखकर अंतर जितने विरोधाभास हमारे सामने उभरते हैं 3 खंडों के माध्यम से, उन विरोधाभासों को हम देखते हैं कि अगर इस युग में, जिसको कलयुग आप कहते हो, इस युग में राम राज्य होगा तो यही होगा। संवेदनाएं मर रही हैं, जो अपराधी हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा, न्याय कहीं नहीं मिल रहा, जनता को न्याय नहीं मिल रहा, तो जनता न्याय जाए कहां, जनता कहां दस्तक दे जाकर। मैं खुद अपने अनुभव से जानता हूं, 18.5 साल एक आपराधिक मामले में मैंने गवाही दी। 19वें साल में मैंने जज मैडम से कहा कि मुझे 18.5 साल इस अदालत में आते हुए हो गए एक गवाही देने के लिए, और जो अपराधी है वो इस दौरान 3 बार विदेश की यात्राएं कर चुका है। और कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपको क्यों पता? आपको तो मुझे पता, आपको तो मेरा पता ना कि मैं गवाही देने आता हूँ। 18.5 साल एक ही केस में एक इंस्पेक्टर के साथ में गवाही दे रहा हूँ, और इंस्पेक्टर बाद में बरी हो जाता है, मुझे आकर धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। एक दूसरी बात है, अगर आपने अदालत को जानना है, मित्र से उम्मीद के उपन्यास में तो बखूबी वो हाजिर है, और अगर आपने मित्र से उम्मीद का उपन्यास अभी तक नहीं पढ़ा तो आप वकील के काले कोट की चमक से मत जाइए, अदालत के चमकते हुए सत्य में जयते पर मत जाइए। आप किसी अदालत के पास की एक चायघर के पास बैठ जाइए, उसमें दाखिल हो जाइए, और वहां आए हुए ग्रामीण जो गांवों से आए हुए हैं ट्राली भर भर कर लोगों को लाते हैं, 2-3 उसके गवाह होते हैं, 1-2 उसके वकील से बात करने के लिए होते हैं कि ये मेरे गांव का समझदार आदमी, ये वकील से बात करेगा और मेरे केस को समझकर